इस वक्त लोकसभा की चर्चा हर क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और लोकसभा चुनावी चर्चा जो है तमाम पार्टी दल अपने जो है क्षेत्रों में लगातार समर्थकों के सामने जो है ये दावे पे दावे कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तक तैयारी है सभी लोग इस चुनावी अखाड़े में अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। इसी जो है लोकसभा से अभी समाजवादी पार्टी से एक प्रत्याशी की अगर बात किया जाए तो पहले पायदान पे जो उपस्थित हुए हैं, आइए खास बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में सबसे पहले आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे? आप तो जान ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अब तक घोषित प्रत्याशियों की जो सूची है उसमें गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारा नाम, अफजाल अंसारी का नाम उसमें रखा है। इसमें क्या बताएं, राजनीति में आगे की सुध लेनी चाहिए। उससे पहले की बात नहीं पूछेंगे कि हम इसी गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से 14वीं लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी थे। तब इसी गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनोज सिन्हा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे श्री उमाशंकर कुशवाहा। और गाजीपुर की जनता ने फैसला दिया था, श्री उमाशंकर कुशवाहा जी को बसपा के चुनाव चिन्ह पर 1,85,000 वोट मिला, श्री मनोज सिन्हा को कमल के फूल के चुनाव निशान पर 1,88,000 वोट मिला और अफजाल अंसारी को साइकिल के चुनाव निशान पर 4,17,000 वोट मिला। 2,27,000 मतों के अंतर से श्री मनोज सिन्हा को गाजीपुर में ही मैंने चुनाव हराया था। तो मैं समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट था। पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ है, आपको ये भी पता है कि 2019 के चुनाव में सिंबल बहुजन समाज पार्टी का था, लेकिन गठबंधन का मैं कैंडिडेट था। समाजवादी पार्टी ने भी मुझे समर्थन दिया था गठबंधन के कैंडिडेट के हैसियत से। तो आज जो परिवेश है, आज इस परिवेश में भारतीय जनता पार्टी उसने षड्यंत्र किया है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी को खत्म किया जाए, कमजोर कर दिया जाए। और रणनीति के तहत उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की, वो लड़के भाजपा को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिससे बसपा कमजोर हो जाए, समाप्त हो जाए। उनका ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए उन्होंने ऐसे हालात 2014 में पैदा किए जब बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दी और लड़ भी गई। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया 2014 में, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट थी। भाजपा की ये रणनीति है कि बीएसपी कमजोर हो, क्योंकि वो उसकी नीतियों से, कार्यक्रमों से, प्रोग्राम से और जो भारत के संविधान के प्रति उसकी वचनबद्धता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार और पूरा करने का जो संकल्प है, उससे घबराती है। भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कुछ हद तक सफल है, लेकिन उनके षड्यंत्रों का कभी कभी बसपा को जो उन्होंने धोखा दिया है उसका जवाब भी मिलता रहा है। आप याद करेंगे तो एक परिस्थिति ऐसी आई थी जब लोकसभा में बसपा सुप्रीमो आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी का ही वो निर्णय था, जिसका परिणाम ये हुआ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 13वें दिन अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री पद से ले जाके राष्ट्रपति को देना पड़ा था। तो ये षड्यंत्र लोग करते रहते हैं। उस षड्यंत्र की शिकार होकर के कभी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो कभी पार्टी की तरफ से भी उनको करारा जवाब दिया जाता है। देखिए, इस बार भी यही चल रहा है। ये लोग 2022 में सफल रहे, षड्यंत्र किए और ऐसे हालात पैदा किए कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़े, किसी से मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, ये संविधान को हटाना चाहती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो इस देश में मान्यता प्राप्त है, उस संविधान में सबके लिए अधिकार सुरक्षित है, तो वो उसको हटाना चाहते हैं। अब
उनकी चालाकी है कि अलग थलग रखा जाए लोगों को। ये हटाने वाले एकजुट हो जाएंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। घबराहट का आलम यह है कि ज्योतिष शास्त्र को भी इन्होंने फेल कर दिया, कह दिया 400 सीटें अब की जीतेंगे। इन्होंने नारा दिया 400 पार, 400 पार का नारा है। 400 पार यानी 400 सीट के पार। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस नारे का असली मतलब यह है कि ये 400 सीटों पर हार। ये अच्छा। पार का मतलब कि हार। भाजपा अब की बार 400 सीटों पर हार, 543 में 400 सीटें ये हार रहे हैं, तो उसको उल्टा बता रहे हैं 400 सीटों के पार। चाणक्य नीति व्यवस्था चलाने के लिए सबसे उत्तम नीति मानी गई है। इस देश के चालाक लोगों की व्यवस्था में भी चाणक्य नीति की चर्चा है। हम तो अपनी तरफ से सबसे उत्तम नीति, भारतीय संविधान में जो नीति है उसको मानते हैं, लेकिन जो लोग चाणक्य को अपनी नीति का सबसे बड़ा आधार मानते हैं, चाणक्य ने कहा है कि जिसके पास परिवार नहीं उसको देश चलाने को कभी मत दो, क्योंकि वो परिवार का दर्द ही नहीं जानेगा। सम्मान करते हैं। आप चले जाइए किसी बस्ती में, किसी गरीब की बस्ती में जाइए, एक स्वर से सब चिल्ला रहा कि भैया ईवीएम मशीन बेईमानी हो रही, इसे हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव करा दिया जाए। हम सहमत हैं कि हटा दिया जाए। आप हारे हैं तो क्यों नहीं सहमत हैं हटा दिया जाए? क्या दर्द है? जिसने ईवीएम बनाया वहां तो नहीं हो रहा ईवीएम से चुनाव, हो रहा है अमेरिका में, हो रहा है इंग्लैंड में, हो रहा है जापान में। हम जीत गए थे ईवीएम से, बेईमानी किए थे। आप हार गए थे बेईमानी से, तो आप क्यों नहीं बैलेट पेपर से आते? क्यों नहीं आते? इसलिए कि आपका नियंत्रण है और आप बेईमानी करते हैं, कराते हैं, और आपके जैसे जो उनके गोदी मीडिया से लोग हैं वही लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि जाइए जाकर के प्रोपेगेंडा करिए। जितना ईवीएम मशीन पर संदेह है उससे ज्यादा गोदी मीडिया पर भारतीय जनता को संदेह हो चुका। गाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो मेरा मंसूबा है कि गाजीपुर में जो हमारे खेल में दिलचस्पी रखने वाले खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभाएं हैं जिन्हें विकसित होने का अवसर नहीं मिल पा रहा, एक से एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले लोग हैं यहाँ। वॉलीबॉल के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में, दूसरे तमाम एथलीट्स के क्षेत्र में ये नौजवान देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारी चली तो हमारा एक सपना है कि मैं गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज लाऊंगा। मेरा सपना है गाजीपुर में कुछ मत दो, लेकिन हमें शिक्षा का साधन दे दो। 350 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, आज तक विश्वविद्यालय नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री से मिल के बात भी किया, एक्सप्लेन भी किया, कहे भूमि का प्रबंध कैसे होगा। मैंने उन्हें भूमि बता दी कि फिरोजपुर, गौसपुर, कठौत के मौजे में 92 बीघा जमीन हवाई पट्टी अंग्रेजों ने बनाई थी, वो उसी तरह से पड़ी हुई है। उस 92 बीघा जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वो भारत सरकार की ही संपत्ति है और भारत सरकार वहां पर एक यूनिवर्सिटी खोल ले। अफसोस है ये काम नहीं हो सका। अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं। एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो उच्च शिक्षा के लिए गाजीपुर के जो आम परिवार से संबंधित लोग हैं, छात्र हैं, गार्जियन हैं, वो अपने बच्चे को यहीं पढ़ा लेंगे और शिक्षा के माध्यम से इस प्रतियोगिता के युग में नौजवान अपने भविष्य का रास्ता बना लेगा। मेरा सपना है कि गाजीपुर में जो गंगा नदी पर यह अभी रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है, ये रेल कम रोड ब्रिज स्वागत योग्य है। गाजीपुर की तरक्की के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के बगल में अब्दुल हमीद सेतु जो पहले से बना हुआ था उसे पूरी तरह डैमेज कर दिया गया है। उस पर आज हैवी वाहन नहीं चल सकते। जो गंगा नदी पर ही धरमरपुर और जमानिया के बीच में ब्रिज बना हुआ है,
वो बन जाने के बाद भी आज चालू हालत में नहीं है, जिससे आवागमन में आम लोगों को बड़ी कठिनाई है। एक ब्रिज बनाइए, 2 ब्रिज को रोक दीजिए, भट्टा बैठा दीजिए, तो मेरा चलेगा तो ये दोनों ब्रिजों को फिर से इस लायक बनाने का प्रयास किया जाएगा कि वो ब्रिज फिर से आवागमन के लिए खुले चले। यहाँ बड़ौरा सूती कताई मिल है जो बंद कर दी गई और बेचे जाने की चर्चाएं आज आए दिन चल रही हैं, उसे फिर से चलाने पर विचार होगा। यहाँ पे गन्ना मिल एक थी, नंदगंज की गन्ना मिल बंद पड़ी है, नंदगंज की गन्ना मिल को फिर से चालू करने की आवश्यकता है, उस दिशा में कार्य किया जाएगा। बहुत से काम हैं